चलो शुरू करते हैं। उत्तराखंड पुलिस के लिए ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपका हिंदी, उत्तराखंड और जीएस के 10-10 प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। कर्ता कारक के अलावा कौन सा कारक है इसमें? तो इसमें कर्ता कारक तो है कि मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी है, परंतु इसमें कर्ता कारक के अलावा अन्य कौन सा कारक है? तो आप लोग ध्यान देना, जब किसी के लिए कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है ना। तो मीनाक्षी ने कविता को क्या दी? पुस्तक दी। तो किसी के लिए कुछ दिया जा रहा है या किया जा रहा है तो संप्रदान कारक होगा, है ना। अपादान कारक का मतलब होता है जब कोई किसी से जो है अलग किया जाता है, जैसे छत से बंदर कूदा तो क्या है? अलग होने का भाव है। या यमुनोत्री से यमुना निकली तो वहाँ से भी अलग होने का भाव है। तो इस प्रकार से जो है अपादान कारक होता है जहाँ से अलग होने का है, और संप्रदान कारक होता है जहाँ किसी के लिए कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीलम शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इसको जो है मैक्सिमम लोग जो है क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि नीलम को लोग जो है नाम के हिसाब से लेते हैं। तो नीलम जो है लड़की का नाम हो सकता है, तो इसलिए स्त्रीलिंग लगा देते हैं लोग। जबकि नीलम आप लोगों ने 9 रत्नों का नाम सुना होगा, है ना, 9 रत्न। तो जो 9 रत्न होता है उनमें से एक रत्न है नीलम, और रत्न जो है हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए नीलम में कौन सा नीलम किस प्रकार का शब्द है? तो ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होगा। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राम की पतंग उड़ रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? देखो वाच्य पूछ रहा है कि इनमें कौन सा वाच्य है? राम की पतंग उड़ रही है। देखो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, ये एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। जहाँ पे कार्य का मुख्य विषय काम करने वाला होता है यानी कि कर्ता होता है, वहाँ पे कृतवाच्य होता है। जहाँ पे कार्य का मुख्य विषय या वाक्य का मुख्य विषय कर्म होता है ना, जिसके ऊपर काम किया जाता है, वहाँ पे जो है क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पे वाक्य का मुख्य विषय ना तो कर्ता होता है ना कर्म होता है, यानी कि इनके अलावा क्या होता है? भाव होता है, वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य मतलब जैसे क्या हुआ? सुगंध हुआ, कोमलता हुआ, सुंदरता हुआ, ये सब क्या है? भाव है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, है ना। कर्मवाच्य क्या है? अगर राम की पतंग उड़ रही है, अगर आप इस तरीके से बोलते कि राम खा रहा है, तो वाक्य का मुख्य विषय क्या हो जाता? राम हो जाता, तो कृतवाच्य होता। परंतु यहाँ पे बोला राम की पतंग उड़ रही है, तो वाक्य का मुख्य विषय क्या है? पतंग है। तो पतंग है, तो इसलिए जो है ये क्या है? कर्म जो है इसका मुख्य विषय वाक्य का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना आप लोग कि कई बार एग्जाम में आता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य क्या है? 3 भेद होता है ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से शब्द विकार नहीं है। विकार का मतलब वो विकारी कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो विकारी नहीं है, मतलब किसमें विकारी नहीं होते। तो विकारी किसमें नहीं होते? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी होता है जिनमें लिंग, वचन, कारक और क्रिया के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, उनको कहते हैं विकारी। और जिनमें लिंग, वचन, कारक या क्रिया के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो होता है अविकारी। अब आप लोग देखो, परिवर्तन जिसमें नहीं किया जा सकता वही क्या होंगे? अविकारी, मतलब जो विकारी नहीं होगा। तो आप देखो क्रिया की अगर बात करें, तो अगर आप क्रिया की बात करते हो तो क्रिया क्या होता है? जैसे क्रिया होता है काम का होना, जैसे मैंने कहा जाता। अगर हम जाता बोलते तो जाता को क्या है? जाति भी बोल सकते हैं, मतलब जाना जैसे जिसको बोलता है ना, जाता और जाति। लड़के के लिए बोलोगे जाता, लड़की के लिए बोलेंगे तो जाति, है ना। अगर आप संज्ञा की बात करोगे तो संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा लड़का, है ना। तो लड़का है तो लड़के को हम लिंग के आधार पर जो है लड़की बोल सकते हैं। तो लड़की बोल सकते हैं, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया भी विकारी हो गया, संज्ञा भी विकारी हो गया। अगर आप विशेषण की बात करोगे तो विशेषण क्या होता है? जो मतलब क्या होता है? विशेष्य की विशेषता बताता है, मतलब काम करने वाले की विशेषता बताता है कि है ना, कि वो कैसा है, क्या है। जैसे हमने कहा काली गाय, है ना, तो गाय की विशेषता क्या हो गया? कि गाय क्या है? काली है। तो काली को हम काला भी बोल सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो क्रिया भी क्या हो गया? विकारी हो गया, संज्ञा भी विकारी हो गया, विशेषण भी विकारी हो गया। पर अगर क्रिया विशेषण की बात करो तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा क्रिया कैसे हो रही है, जैसे नदी का बहना है तो हम बोलेंगे नदी धीरे धीरे बह रही है, तो धीरे धीरे बोल देंगे नदी को बहने को, है ना। अगर आप धीरे धीरे बोल दे
तो धीरे धीरे को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे धीरे धीरे को धीरा धीरा नहीं बना सकते, धीरे धीरे नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिया विशेषण है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, अभिकारी शब्द है। और वही वो पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं। तो जो विकारी नहीं होंगे वो क्या होंगे, अभिकारी होंगे। और अभिकारी कौन है, क्रिया विशेषण है। बाकी क्रिया भी विकारी है, संज्ञा भी विकारी है और विशेषण भी क्या है, विकारी है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्रोत, बनावट और अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं क्रमशः, है ना। क्रम से देख रहा हो ABC में कि 4 होते हैं, जैसे मतलब स्रोत के 4, बनावट के 3 या अर्थ के 8। ये सही है क्या नहीं है, कौन सा इनमें से सही है। तो आप लोग देखना, सबसे पहले बात करते हैं हम स्रोत की। तो इतिहास या स्रोत बोल सकते हैं आप इसको। तो इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके अलावा एक संकर भी होता है 5वां, पर संकर को इसमें काउंट नहीं करते, है ना। संकर क्योंकि उन्हीं को मिला के बनता है, 2 या 2 से अधिक देश की भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है। इसीलिए ये क्या होता है, एक तत्सम, तद्भव 2, है ना, देशज 3 और विदेशज 4। तो स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगर आप बनावट की बात करोगे तो रचना या बनावट के आधार पर, इसको रचना भी बोल सकते हैं ना, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3। जैसा आप लोगों ने सुना होगा क्या कहते हैं, कौन कौन से भेद हो सकते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 होते हैं ना। रचना या बनावट के आधार पर कितने हुए, 3 शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा सार्थक और निरर्थक शब्द। तो ये होता है, इसका आंसर होगा 4, 3, 2। तो 4, 3, 2 इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रसों में अनुभवों की संख्या कितनी होती है। रसों में अनुभवों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान देना भाई। रसों में जो अनुभवों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो देखो कौन कौन से होते हैं 4 अनुभव। एक होता है सात्विक, क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना, एक होता है सात्विक। दूसरा होता है कायिक, क्या होता है, कायिक। और तीसरा होता है मानसिक, क्या होता है, मानसिक। तीसरा होता है मानसिक और चौथा होता है आहार्य, क्या होता है, आहार्य। तो ये 4 होते हैं, सात्विक, कायिक और मानसिक और आहार्य जो है रसों में अनुभवों की संख्या होती है। बल्कि जो सात्विक है, इसका कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रसों में जो अनुभव होते हैं उनमें सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है। तो सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग ध्यान देना भाई, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आधा धौ होता है ना, आधा धौ होता है, इसका हमेशा क्या हो जाता है, तौ हो जाता है। और जो दौ होता है इस प्रकार के, इसमें जिसमें आधा दौ और आधा तौ होता है ना, तो जो दौ होता है, दौ का हमेशा हौ हो जाता है। इस प्रकार का रूल जो है यहाँ पे यूज होगा। तो आधे धौ का जो आधा धौ ये दौ के नीचे लगा हुआ, आधा धौ इसका तौ हो जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, उत्त हो जाएगा, है ना, उत्त हो जाएगा। और फिर जो दत्त बचेगा तो दौ का क्या हो जाता है, हौ हो जाता है हमेशा, तो इसका हौ हो जाएगा। तो हौ प्लस तौ हो जाएगा, हत, है ना, उत्त प्लस हत, इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्त प्लस हत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका और फिर से भी आएगा ये एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पवन और पवित्र में क्रमशः संधि है। पवन और पवित्र में कौन सी संधि है, तो आप लोग देखना, पहले तो आपको इनका संधि विच्छेद आना चाहिए, क्योंकि इनके संधि विच्छेद भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे पवन है तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन। पो प्लस अन जो है इसका संधि विच्छेद होता है। और पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो प्लस इत्र। तो पो प्लस इत्र होता है। ध्यान रखना, जब भी कभी ये देखो ओ प्लस ओ में टूटा हो, ये पहले वाला जो है पो का मतलब ओ हो गया और ये हो गया ओ। तो जब पो प्लस ओ में टूटता है, ओ प्लस ओ में टूटता है, यानी कि प्लस से पहले ओ आओ अंग, ये नीचे वाली लाइन के आते हैं, इसमें भी पो प्लस ई में टूटा है, तो ये भी नीचे वाली लाइन का ही है। जैसे मतलब ओ आ छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा, री ए आई ओ आओ, ये जो ए आई ओ आओ है, जब ये प्लस से पहले आते हैं, है ना, संधि विच्छेद करने के बाद, तो हमेशा वहाँ पे अयादी संधि होती है। तो पो में भी ओ आया है और
यहाँ पे भी पो आया तो इसमें भी ओ आया है, प्लस के बाद चाहे कुछ भी हो जाए इसमें, तो ये जो है अयादी संधि जो है इसका आंसर होगा अयादी अयादी, दोनों में ही क्या है अयादी संधि है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वह खाना खाकर चल दिया, इस वाक्य में चल दिया किस प्रकार की क्रिया है? तो चल दिया किस प्रकार की क्रिया है, जरा मैं आपको बता दूं। एक है कृदंत क्रिया। कृदंत मतलब क्रिया है जो कृत प्रत्ययों से बनने वाली होती है, उसे कहते हैं कृदंत क्रिया। कृत प्रत्यय क्या होता है, जैसे आपका जो है, जैसे हमने कहा कि चलना है ना, चलना को आप जो है बता दोगे कि चलता है ना, जो राम जो है घर के लिए चलता बना है ना, तो चलता, तो चलता क्या हो जाएगा आपका कृदंत हो जाएगा। जैसे नाम धातु की बात करें तो जो क्रिया जो है संज्ञा के या नाम के बनती है, संज्ञा या फिर सर्वनाम या विशेषण के संयोग से बनती है, उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे आप किसी शहर का नाम ले लो देहरादून, तो देहरादून को आप बोल दोगे देहरादूनी है ना, देहरादून को देहरादूनी, हिमाचल को हिमाचली, लखनऊ को लखनवी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो प्रेरणार्थक क्रिया होती जब कोई काम करने वाला काम खुद ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाता है, तो वहाँ पे क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे क्या है कि राम ने जंगल में मोहन से आग लगवाई, तो आग मोहन ने लगवाई है ना, तो किसको, सोहन को प्रेरित करके जो है राम ने मोहन से जंगल में आग लगवाई, तो राम ने मोहन को प्रेरित किया और तब जंगल में क्या लगवाई, आग लगाई, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और संयुक्त क्रिया होती है जो दो धातुओं से मिलकर बनती है, उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। यहाँ पे देखो एक है चल धातु और एक है दिया है ना, तो ये दोनों जो है दो धातुओं से, अलग अलग धातुओं से बनी है, चल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अर्ध स्वर व्यंजन किसे कहा जाता है? जो अर्ध स्वर व्यंजन है वो कौन से हैं इनमें से, ये पूछना चाह रहा है। देखो भाई, जो अर्ध स्वर होता है आप लोगों ने देखा होगा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है मतलब जीभ जो है नीचे से ऊपर नहीं उठ पाती है बात करते हुए, और वायु जो है अवरुद्ध नहीं होती है, और वायु जो है मुंह के किसी भी भाग में ना टकरा करके आ जाती है, बाहर आ जाती है, इसीलिए उन्हें स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर भी कुछ इसी टाइप के होते हैं पर पूरे भी नहीं होते, इसलिए इनको क्या है व्यंजन में रखा गया है। जैसे आप लोग देखना कि ऐसी ध्वनियाँ जो मतलब स्वरों की भांति जो है ऊपर नहीं उठती है, और उठती भी है तो नाम मात्र के लिए उठती है, और पर इतनी ऊपर भी ना उठे कि मतलब ऊपर तालु पे चले जाए, तो उनको क्या कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं। अगर आप य और रौ की बात करोगे तो य तो ठीक है, पर रौ जो है कंपन करती हुई जो है ऊपर उठ रही है ज़्यादा है ना, तालु तक जो है टच हो रही है। य और व की बात करोगे तो य और व है ना, य और व, तो य में भी क्या है जीभ हल्की सी उठ रही है पर तालु पे नहीं टकरा रही है, और व में भी जीभ हल्की सी उठ रही है पर तालु पे नहीं टकरा रही है ना। अगर आप य और ल की बात करोगे तो य तो ठीक है, पर ल जो है ल में जीभ सीधे ऊपर जा रही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और य और ल की बात करो, र और ल की बात करोगे तो ये दोनों ही नहीं हो सकते है ना। तो य और व जो है क्या होता है, हमेशा अर्ध स्वर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है अर्ध स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है अर्ध स्वर व्यंजनों की संख्या, एक होता है य और एक होता है व। क्योंकि य जो है, य और व दोनों ही ऐसे हैं कि मतलब ना तो जीभ ज़्यादा ऊपर उठ रही है और ना तालु पे जा रही है, तो बीच में ही रह रही है, बीच से भी थोड़ी नीचे ही रह रही है, तो इसलिए स्वरों की भांति जो है ये हरकत करते हैं इनका उच्चारण करते समय, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? देखो भाई, रुद्रप्रयाग में जो गुलाब राय मैदान है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जिम कॉर्बेट थे, जिनके नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है कालाडूंगी नैनीताल में है ना, ये जो जिम कॉर्बेट थे ये एक बहुत बड़े शिकारी भी थे और भी काम करते थे, समाज सेवा का काम भी करते थे। बाद में जो है नरबख्शी भाग जो है जब क्या कहते हैं यहाँ पे आए थे गढ़वाल में, कुमाऊं में, तो काफ़ी लोगों की जाने गई थी पहले, तो इन्होंने जो गुलाब राय ने जो है एक संरक्षक के रूप में क्या किया था, काम किया था और काफ़ी लोगों को बचाया था, और कई नरबख्शी तेंदुओं को क्या मारा, इन्होंने जो है मार गिराया था। तो जो रुद्रप्रयाग का गुलाब राय मैदान है, यहाँ पे भी इन्होंने एक नरबख्शी तेंदुए को मारा था, इसीलिए जो है ये प्रसिद्ध है रुद्रप्रयाग में गुलाब राय मैदान। तो इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट ने यहाँ नरबख्शी को मारा था, नरबख्शी तेंदुए को मारा था यहाँ पे है ना, तो ये सी आंसर बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? देखो भाई, बाणासुर का किला तो चलो आपको पता ही होगा कि किस जनपद में स्थित है, पर एक दो चीज़ें और ध्यान रखना आप लोग। वैसे इसका आंसर बी आंसर सही है, चंपावत में है।
चंपावत में जो ये बाणासुर का किला है ये लोहा घाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो बाणासुर का किला है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे की एक पुस्तक आती है, कुमाऊं का इतिहास, है ना। कुमाऊं का इतिहास नाम से जो बद्रीदत्त पांडे की एक पुस्तक है। तो आप लोग ध्यान देना, ये एग्जाम में आता भी है कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसकी है, तो बद्रीदत्त पांडे की है। जो ये कुमाऊं का इतिहास है, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं के इतिहास में बद्रीदत्त पांडे ने बाणासुर के किले को किस नाम से संबोधित किया था, या किस नाम से जो है उसमें जो है इसका जिक्र हुआ है। तो बॉन कोट, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में बन सकता है। क्या है? बॉन कोट। तो बॉन कोट, तो बॉन कोट के नाम से जो है बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के इतिहास में इसका क्या किया है? वर्णन किया है। किसका? बाणासुर के किले का, जो कहाँ पे है? चंपावत में है। और चंपावत में कहाँ पे है? ये लोहा घाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि लोहा घाट के पास बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय। तो आपको पता है भाई कुमाऊं हिमालय में, क्योंकि क्या है, उत्तराखंड में है ये नंदा देवी। और ये नंदा देवी चोटी, इससे एक दो चीज़ आप और ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7,816 है ना, 7,816 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की। दूसरी बात कि नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो नंदा देवी है वो किन नदियों के बीच में है, या नंदा देवी के पूर्व में कौन सी नदी है और नंदा देवी के पश्चिम में कौन सी नदी है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। तो नंदा देवी के जो पूर्व में है वो गौरी गंगा है, और नंदा देवी के पश्चिम में कौन सी नदी है? ऋषि गंगा। तो ये ध्यान रखना, नंदा देवी पर्वत चोटी गौरी गंगा और ऋषि गंगा के बीच में है, और ऋषि गंगा जो है पश्चिम में है, और गौरी गंगा नंदा देवी के पूर्व में स्थित है। तो ध्यान रखना, ये इसका आंसर जो है वैसे सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सी आंसर सही है, तो ये अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी? तो इस गीत की धुन जो है मोहन उप्रेती ने जो है तैयार की थी। इसका ए आंसर सही है। परंतु इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मोहन उप्रेती है उन्हें बेड़ू पाको बॉय, क्या बेड़ू पाको बॉय के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? बेड़ू पाको बॉय के नाम से भी जाना जाता था। मोहन उप्रेती को बेड़ू पाको बॉय नाम से किसने संबोधित किया था, या मोहन उप्रेती को बेड़ू पाको बॉय नाम किसने दिया था? तो आप लोग ध्यान देना कि जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, या पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी ये क्या है फेमस, इनका भी क्या कहते हैं, ये फेवरेट जो है गाना बन चुका था बेड़ू पाको बारामासा। तो उन्होंने इस गीत के लिए मोहन उप्रेती को क्या नाम दिया था? बेड़ू पाको बॉय। तो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चितई मंदिर या परमोच्च न्यायालय कहा जाता है, कहाँ स्थित है, सॉरी, तो कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में। आप लोगों ने नाम सुना होगा गोलू देवता का। तो गोलू देवता को क्या कहा जाता है? चितई मंदिर या परमोच्च न्यायालय, उसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है परमोच्च न्यायालय? क्योंकि यहाँ पे जो है किसी की भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जब यहाँ पे लोग जाते हैं तो काफ़ी श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो मनोकामना पूर्ण की जाती है, वो कैसे की जाती है? लोग चिट्ठी लिखने से जो है यहाँ पे चिट्ठी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की जो है मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है सच्चा न्याय मिलता है, इसीलिए इसको परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रुड़की में स्थित कलियर शरीफ किस पीर की मज़ार है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कलियर शरीफ जो है कहाँ स्थित है, तो रुड़की दे देगा, या फिर क्या है इसकी जगह हरिद्वार भी दे देगा, तो हरिद्वार के निकट है ना। और इसमें जो है अली अहमद साबिर है ना, ये जो पीर की मज़ार है वो किसकी है? अली, है ना, अली अहमद साबिर। तो इसका आंसर जो है ए आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती? तो किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती, तो ये सीमा किससे रिलेटेड जो है एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता ही है उत्तराखंड के। तो जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जो है पश्चिम में उत्तराखंड को स्पर्श करता है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दक्षिण में हिमाचल से स्पर्श होता है ना, परंतु जो पंजाब है वो हिमाचल को कहीं से भी स्पर्श नहीं करता। तो इसका आंसर यही सही है कि ये जो है उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता पंजाब, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी जो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 19। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर बी सही है, गंगा नदी को, क्योंकि गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब घोषित किया गया है और किसने घोषित किया था, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग ध्यान देना कि गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, है ना। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल ने क्या किया था, 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। तो ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे, और कब घोषित किया था, तो 4 नवंबर 2008 को। अब भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा। तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आ गया है। नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान स्थित है? ऐसे क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। नैनीताल में क्या है भाई, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय है ना। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, नैनीताल में है। और राजधानी कहाँ है उत्तराखंड की, देहरादून में है। IIM भी देहरादून में है, FRI भी देहरादून में, ये सारी चीज़ें देहरादून में है। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है भद्रबाहु है। तो इसमें ये तो पता ही है, परंतु इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आता है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किससे संबंधित है। तो आप लोग ध्यान देना, आप लोगों ने जैन धर्म के तीर्थकरों के नाम सुनोगे, है ना। उनमें एक महावीर स्वामी, कौन, महावीर, है ना, महावीर स्वामी। और दूसरा नाम आता है इनमें पार्श्वनाथ। आपने पार्श्वनाथ का नाम भी सुना होगा, है ना, पार्श्वनाथ। तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के जीवन को जो है इसमें वर्णित किया गया है कल्पसूत्र में। और ये कल्पसूत्र जो है किसने इसकी रचना की है, तो भद्रबाहु ने की है ना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके जीवन से संबंधित है, तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो एक तो क्या है, बुद्ध है ना, एक धम्म है और एक संघ है। परंतु मार्ग जो है इसके त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इन तीनों को ध्यान रखना, है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, जूनागढ़ राज्य का भारत संघ में किस आधार पर विलय हुआ? तो आप लोग देखना, जूनागढ़ राज्य का भारत संघ में किस आधार पर विलय हुआ। तो ए में लिख रहा है विलय पत्र, बी में लिख रहा है जनमत संग्रह, सी में लिख रहा है ऑपरेशन पोलो, और डी में लिख रहा है युद्ध रणनीति से। तो आप लोग ध्यान देना, युद्ध रणनीति से तो किसी को भी नहीं मिलाया गया अभी तक भारत में। परंतु अगर हम बात करें कि विलय पत्र, तो विलय पत्र क्या होता है कि जिसमें क्या है कि सिग्नेचर करके जो है भारत में मिलाया गया हो। तो इसमें जो है अगर हम बात करें जूनागढ़ राज्य का भारत संघ में विलय, तो ये जनमत संग्रह से हुआ था। क्योंकि जो जनमत संग्रह है
यहाँ पे क्या है कि महावत खान जो है उस समय गुजरात का जो एरिया है इसी को जूनागढ़ कहा जाता था। तो महावत खान यहाँ के क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे और ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब जब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे परंतु यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जब गए तो इन्होंने लोगों को समझाया। तो बाद में क्या है कि जनमत संग्रह, तो मतलब वोटिंग टाइप की हुई यहाँ पे, और जनमत संग्रह के आधार पर क्या है ज़्यादा वोट इस आधार पर पड़े कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्योंकि हिंदू थे तो इसलिए जनमत संग्रह से जो है जूनागढ़ राज्य का भारत संघ में विलय हुआ। अगर आप विलय पत्र की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर का जो है जो विलय पत्र है, तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी जम्मू कश्मीर को विलय पत्र किस आधार पर भारत संघ में मिलाया गया। ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के लिए बन जाता है और यही क्वेश्चन जो है हैदराबाद के लिए बन जाता है ना। तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र के आधार पर हुआ था। भारत के जो राजा थे उस समय, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। और राजा हरि सिंह ने क्या किया था यहाँ पे कि ये अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहता था। परंतु क्या हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान के कबायली लोगों ने, जो कबायली लोग थे वहाँ पे आतंकवादी टाइप के, उन्होंने पाकिस्तान ने उनके सहयोग से जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। और जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने आक्रमण कर दिया था तो भारत में जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। तो नेहरू ने कहा कि भाई विलय पत्र पर पहले सिग्नेचर करो कि हम भारत में मिलेंगे तभी हम तुम्हें बचाएंगे। तो इस आधार पर जो है इन्होंने सिग्नेचर किए, किसने, राजा हरि सिंह ने। और विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिलाया गया क्योंकि भारत ने वहाँ आक्रमण करके फिर वहाँ पर युद्ध पाकिस्तान से जीत लिया था। ऑपरेशन पोलो की बात करें तो ऑपरेशन पोलो क्या था कि जो भारत का जो हैदराबाद राज्य था ये भी एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था, है ना। परंतु यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो है, क्योंकि मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और ये पाकिस्तान के पक्ष में थे, तो इनका भी क्या हुआ था, यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया, फिर ऑपरेशन पोलो, जिसमें क्या है जो सेना है वो पुलिस के भेष में गई और वहाँ पे मामले को संभाला और ऑपरेशन पोलो के आधार पर जो है हैदराबाद का भारत संघ में विलय हुआ। तो जनमत संग्रह से जो है किसका, जूनागढ़ का विलय हुआ। अब विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर का हुआ और ऑपरेशन पोलो से किसका हुआ, हैदराबाद राज्य का भारत संघ में विलय हुआ। तो ये तीनों के तीनों याद रखना, किसी को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भाई देखो, भारत में महान्यायवादी से नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा किसमें क्या है, तो आपको आंसर अपना आप ही मिल जाएगा। 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। तो 53 में क्या कहा गया है कि भारत की जो कार्यपालिका होगी उसका प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति, है ना। तो ये 53 में कहा गया है। अगर आप 63 की बात करोगे, अनुच्छेद 63 की बात करोगे, तो अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति का पद जो है, इसमें क्या है, सॉरी उपराष्ट्रपति है ना, क्या है इसमें, उपराष्ट्रपति का पद है, किसमें, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 76 में कहोगे तो महान्यायवादी है ना। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 76, है ना। महान्यायवादी यानी कि जो भारत के क्या है, कानूनी सलाहकार है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी। तो इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 76 में की गई है। और अगर अनुच्छेद 79 की बात करो तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 79 में महान्यायवादी, 76 में जो भारत सरकार का या केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार भी है, और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, और अनुच्छेद 53 में क्या है कि जो भारत की कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो इनको सबको ध्यान रखना आप लोग। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में किया गया है, तो इनको भी आप सबको देख लो किस में क्या है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 106 में क्या है, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। इसमें क्या है, संसद के सदस्यों के क्या है, वेतन और भत्ते हैं, है ना। अनुच्छेद 108 की बात करो तो संयुक्त अधिवेशन, इसमें है संयुक्त अधिवेशन, है ना। तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस में है, अनुच्छेद 108 में है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। तो इस संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है इसे कौन बुलाता है, तो बुलाता राष्ट्रपति है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो कौन अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो तो कौन अध्यक्षता करेगा, तो राज्यसभा का
उपसभापति अध्यक्षता करेगा और राज्यसभा का उपसभापति भी ना हो तो उपस्थित जो वरिष्ठ 5 सदस्य होते हैं उनमें से जो है किसी एक को जो है सदस्य चुनेंगे, है ना। जो संयुक्त जो सारे के सारे सदस्य होंगे उनमें से किसी 5 को जो है उन्हीं सदस्यों में से और वही सदस्य क्या है चुनेंगे फिर, है ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ को। और अनुच्छेद 110 की बात करें तो अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की चर्चा है। इसमें क्या है, 110 में धन विधेयक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 108। तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक का प्रावधान कहाँ पे, अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। राजतरंगिणी पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम क्या था। तो इसको ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राजतरंगिणी पुस्तक, पहले तो ये ध्यान लो कि राजतरंगिणी पुस्तक जो है ये लिखी किसने थी और ये क्या है। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी भाई, तो ध्यान रखना आप लोग, किसने लिखी थी, कल्हण ने। तो कल्हण ने लिखी थी और किससे संबंधित है, कश्मीर का इतिहास के बारे में जो है राजतरंगिणी पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो है वैदिक धर्म जो है कश्मीर में उस समय जो है रहा करता था। तो बाद में जो है मुस्लिम धर्म के लोगों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था, है ना। जैसे कि आजकल एक मूवी भी आई है ना, कश्मीर के ऊपर जो है, आप लोग देख लेना उसको, तो वो भी उसी से रिलेटेड है। और इसमें जो है क्या है कि ये भी बताया गया है कि जो पांडवों के जो भाई थे, सहदेव, नकुल, अर्जुन, है ना, इनको सुना होगा आप लोगों ने। तो इनमें से जो सहदेव थे इन्होंने भी यहाँ पे शासन किया था, है ना। और यहाँ पे जो है जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें इसके अनुसार जो कश्मीर का नाम था वो क्या था, कश्यप मेरु। तो डी आंसर इसका सही है, कश्यप मेरु। तो कश्यप मेरु जो राजतरंगिणी के अनुसार जो है कश्मीर का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो आप लोग ध्यान देना भाई, इसका आंसर जो है सी आंसर सही है, दामोदर नदी पर, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, ये दामोदर नदी कहाँ पे है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ से होता है। तो जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये दामोदर नदी जो है बंगाल में जाती है ना। तो बंगाल में जो है इस नदी पर क्या है, बंगाल और बिहार को जो है ये फ़ायदा पहुंचाती है, परंतु मुख्य रूप से जो ये नदी घाटी परियोजना बंगाल में है। और ये 1948 में जो है ये नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी और ये भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इस नदी को, ये नदी जो है कभी कभी बंगाल में बाढ़ का खतरा भी रहता है इस नदी से, इसलिए बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। और इस नदी पर 1948 में भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। तो इसका जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पेपर में तो साइंस हटा दिया है, परंतु फिर भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नेत्रदान में जो मनुष्य किस भाग का जो है दान किया जाता है, मनुष्य के, है ना, किस अंग का दान किया जाता है नेत्रदान में। तो आप लोग ध्यान देना, इसका आंसर जो है कॉर्निया है। तो कॉर्निया का दान दिया जाता है ना। तो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रति आरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को। तो ध्यान रखना इसका, है ना, ये क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मुगल वंश के किस शासक ने बंगाल को सबसे पहले जीता था। तो आप लोग ध्यान देना भाई, जो बंगाल को सबसे पहले जीता था वो हुमायूं ने जीता था। और हुमायूं जो है किसके पुत्र थे, बाबर के पुत्र थे, है ना। और हुमायूं के बाद कौन आए, अकबर आए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1508 से 1556 था। और जो हुमायूं है ना, क्या हुआ था, इन्होंने बंगाल को कब जीता था। आप लोगों को एक ध्यान होगा चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध से पहले क्या हुआ कि जो हुमायूं है वो बंगाल पर उन्होंने आक्रमण किया था और बंगाल को सबसे पहले जीता था, है ना। और फिर बंगाल से लौटते हुए 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो उसी समय जो है रास्ते में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो है चौसा नामक स्थान पर क्या किया था, शेरशाह सूरी ने इनको रोक दिया था और यहीं पे युद्ध हुआ था और यही जो है हारने का कारण भी बना था। तो चौसा के युद्ध में 1539 में ये हार गए थे। फिर हुमायूं किससे, शेरशाह सूरी से। और जब ये हुमायूं जब हारे थे तो इनकी जो है एक मुस्लिम ने जान बचाई थी, उसे एक दिन के लिए जो है राजा भी बनाया था। और उन्होंने क्या किया था, एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के भी जारी किए थे। और बाद में हालांकि 1540 में फिर से बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित करके जो है दोबारा जीत लिया था अपने राज्य को। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है
कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है, या हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप लोग ध्यान देना कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम, है ना, गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर जो हुमायूं ने सबसे पहले जो है बंगाल को जीता था मुगलों में। अगला, तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड पुलिस के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे देश में। और ये क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग देखना कि 21 अक्टूबर 1959 में, है ना, 1959 में क्या हुआ था कि लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, किसके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों को जो है चीन के सेना के साथ जो लड़ते हुए 10 जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसी दिन से देश भर में क्या है कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, और कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर से, है ना, 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।